क्या आपको पता है कि अतीक अहमद के बेटे का दोबारा एनकाउंटर होने जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि दोबारा एनकाउंटर कैसे हो सकता है, तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से पूरी बात आपको बताएंगे। अतीक अहमद मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, मगर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के साथ और कितनी सारी चीजें मारी गई हैं? अपनी पिछली ही वीडियो में मैंने जो बातें कही थी और जो आशंका जताई थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने से पहले ही मेरी आशंका सही साबित हो गई। अतीक अहमद के मसले पर मुझे आपसे कुछ विशेष बातें करनी है। आप इस घटना को सही मानते हो या गलत मानते हो, मगर यदि आपके भीतर जरा से भी विचारशीलता बची है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और खुद कल्पना करिए कि अतीक अहमद और उसके भाई के साथ और कौन कौन मारा गया है। इसके साथ ही बात करेंगे अतीक वाली घटना में देश के गोदी मीडिया के रोल की, क्योंकि जिन लोगों ने अतीक पर गोलियां चलाई हैं वो भी मीडिया कर्मी बनकर ही आए थे। मशहूर पत्रकार राणा अयूब ने तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भी कर दी है, क्योंकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। इसके साथ ही बात करेंगे मशहूर पत्रकार विनोद दुआ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भयंकर अपमान की। देखिएगा किस तरह से राइट विंग के लोगों ने, बीजेपी के समर्थक लोगों ने मुलायम सिंह को भयंकर तरीके से अपमानित करने का काम किया है। और अंत में आपको ऐसी चीज दिखाएंगे जो जानते तो सब हैं, मगर शायद पहली बार गोदी मीडिया की महिला कलाकारों ने, माफ करिए महिला एंकरों ने ऑन कैमरा यह स्वीकारा है कि सच में वो दलाली ही करती हैं। खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा हमारी मजबूरी है और मजबूरन हमें असली चीजें छुपानी पड़ती है और फर्जी चीजें दिखानी पड़ती हैं। और जब एक मैडम ये सब कुछ स्वीकार रही थी तब ये मैडम सन्नाटा मारकर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी खोपड़ियां फेल मार गई है, हैक हो गया है दिमाग। चुपचाप बैठकर हाथ पांव हिला रही थी और अपनी असहजता का प्रदर्शन कर रही थी। इसके साथ ही आपको इन दो अखबारों की असलियत दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि देश की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है जो अपनी क्षमता अनुसार आपके मुद्दों पर बात कर रहा है। यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे सहयोगी बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमें आर्थिक सहायता भेजिए ताकि हम बिना किसी बाधा के अपना काम निरंतर करते रहें। पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसे शेयर करते हुए पत्रकार सदफ आफरीन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, दूर से फूल फेंकने की क्या जरूरत थी, फूल सीधे कुरियर ही करा देते। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में थोड़ा और नजदीक जाकर फूल रख देते तो क्या चला जाता सर। सम्मान दिल से करना चाहिए, सम्मान करने का ढोंग नहीं करना चाहिए। जूता उतारने के आलस में फूल दूर से ही छिड़क कर निकल गए। इस तस्वीर की पुष्टि हम नहीं कर सकते मगर जोरों से वायरल हो रही है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पूर्व गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने जिस तरह के खुलासे और जो बड़े बड़े सवाल पैदा किए हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और पुलवामा हमले को लेकर, देश की सबसे बड़ी खबर को दबाने के लिए कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और जल्द ही किया जा सकता है। मैं यहां किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो बस अपना अनुमान बता रहा हूं। और जैसा कि मैंने कहा था उससे भी 2 कदम आगे निकलते हुए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आने लगी। आखिर देश का गोदी मीडिया कब तक अतीक का सूसू पोटी दिखाकर लोगों का ध्यान भटका सकता था? पुलवामा जैसे बड़े मसले से ध्यान भटकाने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए। अब आप दर्शक ही मेरी उस वीडियो पर कमेंट करके बता रहे हैं कि बड़ा वाला मिल गया अतीक अहमद की हत्या के रूप में। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों की आंखें एक बार फिर से खोलने की कोशिश की जाए। हमारे देश के 40 जवान शहीद कर दिए गए और इन सब के पीछे वजह थी देश के जवानों को 5 हवाई जहाज न देने से मना कर देना। यानी कि हमारी सरकार ने देश के जवानों को हवाई जहाज नहीं दिया, जिसकी वजह से 40 जवानों की जिंदगी चली गई और उनके पीछे सैकड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। सत्यपाल मलिक ने जिन बातों पर चर्चा की है वो सारी बातें देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के रूप में सामने आनी चाहिए थी। हर एक मीडिया संस्थान को उन पर चर्चा करनी चाहिए थी, मगर देश के गोदी मीडिया ने इस खबर को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कहीं भी इस मसले पर कोई चर्चा नहीं आती। मैं आपके सामने 2 अखबार रखना चाहता हूं, एक है हिंदी का अखबार अमर उजाला और दूसरा है अंग्रेजी का अखबार इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस को देख लीजिए। यहां फ्रंट पेज पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का बयान छपा है और लिखा है कि पीएम मोदी ने मुझे पुलवामा मामले पर चुप रहने को कहा था। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस को यह मालूम है कि देश के लिए कौन सी खबर महत्वपूर्ण है और कौन सी खबर बड़ी है। लेकिन आप जब अमर उजाला को उठाकर देखेंगे तो पूरे के पूरे अखबार में कहीं भी सत्यपाल मलिक जी के बयानों पर कहीं कोई चर्चा नजर नहीं आई। मुझे तो नहीं मिला। आप ढूंढ कर देखिएगा कि किसी भी हिंदी अखबार में सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा हमले को लेकर किए गए खुलासों और सवालों पर क्या कहीं कोई चर्चा नजर आती है। यानी कि 8 पन्ने के इंडियन एक्सप्रेस अखबार को यह मालूम था कि यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है, जो बातें पुलवामा हमले को लेकर कही गई वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के लिए। लेकिन 16 पन्ने के अमर उजाला को इतनी बड़ी खबर को छापने के लिए कोई जगह नहीं मिली। एक बात और समझने वाली है, अमर उजाला के पूरे अखबार में या तो इश्तिहार है या फिर अतीक अहमद से जुड़ी हुई खबरों को छापा गया है। फ्रंट पेज का ज्यादातर हिस्सा अतीक अहमद से
से भर दिया गया है। आगे भी कई पन्नों में सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद से जुड़ी खबरें लिखी गई हैं। ये हिंदी के अखबार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ अखबार ही क्यों, आप जब गोदी मीडिया के तमाम लपड़ झंडिसों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो विचार जिस भाषा में बीजेपी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, हूबहू वही बातें गोदी मीडिया के तमाम लपड़ झंडिसों की जबान से निकल रही हैं। अब अमीश देवगन के इस ट्वीट को ही पढ़ लीजिए। लिखा है कि जैसे पुलिस सुरक्षा में उमेश पाल और दोनों सिपाहियों की हत्या हुई, वैसे ही अतीक अहमद और उसके भाई की भी हत्या हो गई। और आगे लिखा है फैक्ट, यानी कि वो इन दोनों घटनाओं को सही साबित करने में लगा हुआ है। अब जरा इसको देख लीजिए। ट्वीट करने वाले की तस्वीर पीएम मोदी के साथ लगी हुई है और लिखा है कि जो पूछ रहे थे पुलिस सुरक्षा में अतीक की हत्या कैसे हो गई, जैसे पुलिस सुरक्षा में महेश पाल और दोनों गनेर की हत्या हुई, वैसे ही इन दोनों की भी हो गई। आखिर जिन्होंने मारा वो गिरफ्तार हो गए। ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों की बातों में आपको कोई अंतर नजर आता है? एक आदमी खुद को मीडिया का पत्रकार कहता है और दूसरा भाजपा का आदमी है। कहां तो सवाल यह होना चाहिए, उमेश पाल हो, उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस वाले हो, या फिर अतीक अहमद, इन सभी की हत्या पुलिस की सुरक्षा में कैसे हो गई? क्या यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं करता? और अतीक अहमद जो संभवतः 5 बार विधायक रहा, एमपी रहा, खुद पिछले हत्याकांड में जिसका नाम था, उसे भी पुलिस की हिरासत में कैसे अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी? और उससे भी बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस अतीक के बेटे और उसके साथी को एनकाउंटर में मारती है और कहती है कि उन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वही पुलिस इलाहाबाद में अतीक के हमलावरों पर एक भी गोली नहीं चला पाती। यानी जो पुलिस अतीक अहमद की सुरक्षा में लगे थे, क्या वो फरार हो गए या उनकी बंदूकों में गोलियां नहीं थी? इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे यह भी माना जा रहा है कि जब तक पुलवामा के सवाल और अदानी के मामले को जनता के बीच में हल्का नहीं कर दिया जाएगा, अतीक अहमद पर गोदी मीडिया का नंगा नाच जारी रहेगा। वह इस घटना में गोदी मीडिया को लेकर भी तरह तरह की आशंकाएं लोगों के बीच फैली हुई है। कोई तेजिंदर सिंह बग्गा है जिन्होंने लिखा है कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, इस गैंगस्टर के साथ मीडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए। आप बकायदा इस ट्वीट में देख भी सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाई प्रोफाइल अपराधियों के साथ काफिले के साथ मीडिया की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कल को कोई गैंगस्टर मीडिया का रूप लेकर अपराधी को गोली मार सकता है। आप लोग महीनों से देख रहे थे कि पूरे के पूरे गोदी मीडिया का लश्कर अतीक के काफिले के आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा था। अतीक ने कितनी बार सुसु किया, कितनी बार पॉटी गया, किस बाथरूम में सुसु किया, किस कुर्सी पर बैठा, इन सारी चीजों की कवरेज लाइव की जा रही थी। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है क्योंकि जो हत्यारे हैं वो तीन के तीनों पत्रकार के वेश में आए थे, कैमरा लेकर आए थे, माइक और फर्जी आईडी भी लेकर आए थे। और जब यह हत्याकांड हुआ उस वक्त अतीक अहमद मीडिया वालों से बात ही कर रहा था। लोग इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या पहले से मीडिया कर्मियों को इतने नजदीक पहुंचने की व्यवस्था देना किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि यह प्रायोजित हत्या है। मीडिया तो कब से मारना चाहता था, इसीलिए हत्यारों को मीडिया कर्मी बनाकर लाया गया। पुलवामा खुलासे से ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ी घटना घटाई गई है। कमाल का कानूनी राज है। पुलिस कस्टडी में मर्डर हो रहे हैं। अभी कल ही संविधान निर्माता का जन्मदिन मनाया गया था। वही मशहूर पत्रकार राणा अयूब, जिन्होंने द गुजरात फाइल्स नाम से पुस्तक लिखी और बड़े बड़े खुलासे करने का दावा किया गुजरात दंगों को लेकर, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के मौत की धमकियों पर सुनवाई करने से मना कर दिया था और कहा था कि आप ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में हैं। राज्य की मशीनरी यानी राज्य की पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की पुलिस पर भरोसा किया और राज्य की पुलिस ने उस भरोसे को कितना जबरदस्त तरीके से कायम रखा है। अभी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाकी है, बने रहिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करेगी सरकार, कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। अब यह कौन बताएगा कि जिन्हें खिलवाड़ करना था वो तो दो दो बार खिलवाड़ करके चले गए। इलाहाबाद में दो दो जघन्य अपराध हो गए, पहले पाल वाली घटना और अब अतीक और उसके भाई की घटना। क्या ये दोनों कानून के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये जंगल राज नहीं है? वही जो लोग इसे अपराध के अंत के रूप में देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उनसे एक सवाल किया जाना चाहिए कि दो अपराधियों की हत्या के बाद क्या सीधे तौर पर 3 अपराधी पैदा नहीं कर दिए गए? जिन 3 हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्या आने वाले दिनों में वो संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी वही करेंगे जो अतीक अहमद कर रहा था। और संभव है कि वो अतीक अहमद से भी बड़े अपराधी बनकर निकलेंगे, बड़े माफिया बनकर निकलेंगे, क्योंकि इतने बड़े माफिया को जो मारा है। और ये बात मैं यही नहीं कह रहा हूं, ये बात उन लोगों ने खुद स्वीकारी भी है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार उन लोगों की इच्छा थी कि अतीक से भी बड़ा माफिया बन जाया जाए। पत्रकार रणविजय सिंह ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अतीक को गोली मारने वाला लवलेश तिवारी ये यूपी के बांदा का रहने वाला है, लड़की को थप्पड़ मारने के लिए जेल गया था। फेसबुक पर खुद को बजरंग दल का बताता है। एनडीटीवी के अनुसार
इन तीनों हत्यारोपियों के परिवार वालों का कहना है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये लोग घर छोड़कर जा चुके थे। इसमें एक हत्यारोपी जिस पर आरोप है कि 2010 में उसने ट्रेन में किसी पुलिस वाले की हत्या की थी। लवलेश के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेल जा चुका है किसी लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में। वहीं एक हत्यारोपी जिसका नाम है सनी कुरारा, उसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं। 14 मुकदमे। सोच कर देखिए, क्या यह माफियागिरी का अंत है? नहीं, एक बड़े माफियागिरी का शुरुआत हो रही है। अब आप खुद ही सोच कर देख लीजिए, जो लड़का एक लड़की को थप्पड़ मारने के जुर्म में जेल गया है, जिन पर 14 मुकदमे दर्ज हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर गायब है, जिसके ऊपर पुलिस वाले की हत्या करने का जुर्म लगा है, उसकी वाहवाही कैसे की जा सकती है? और सत्ता समर्थित लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जो व्यक्ति पहले से महिलाओं के खिलाफ है, यानी लड़की को थप्पड़ मार चुका है, यानी कि एक बात तो साफ है, ये तीन के तीनों अपराधी मानसिकता के ही हैं और आने वाले वक्त में ये साधु संत नहीं बनने वाले हैं। बनेंगे तो अपराधी ही, और काम भी वही करेंगे जो अतीक अहमद और उसका गैंग किया करता था। तो क्या आने वाले दिनों में 3 नए कुख्यात अपराधियों और माफियों को पैदा नहीं कर दिया गया? वही बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अतीक के परिवार के लोगों ने 5 करोड़ रुपए भाजपा के किसी मंत्री को दिए जाने की बात कही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी कलई खुलने वाली थी, इसके डर से इस साजिश के तहत ये सारी घटना को अंजाम दिया गया? खेल चाहे जो भी हो रहा हो, मगर एक बात का खुलासा तो हो गया है कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मामले लूट के हों, हत्या के हों, बलात्कार के हों, छिनैती के हों, फिरौती के हों, किसी भी रूप में कानून व्यवस्था, यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आती है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जनता के बीच भय का वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है। ज्यादातर विपक्षी नेता और जो भी संविधान में विश्वास करने वाले हैं, उन सब ने इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं, मगर भाजपा के समर्थकों ने जिस तरह की ओछी हरकत एक बार फिर से की है, उसे जरा ध्यान से देखिए। ट्विटर पर एक्स कैप्टन नाम से किसी ने यह लिखा है, रीयूनियन, और तस्वीरों में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ, अतीक अहमद, विकास दुबे और अतीक के बेटे और अन्य कुछ लोगों की तस्वीरें शेयर की हैं। अब आप कल्पना करिए कि क्या मुलायम सिंह यादव, पत्रकार विनोद दुआ, ये लोग अतीक अहमद और विकास दुबे के स्तर के लोग हैं? क्या देश के इतने बड़े समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं किया जा रहा है? क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि पुलिस कस्टडी में हत्या मतलब कानून व्यवस्था की हत्या, सिस्टम का टोटल फेलियर। अब यूपी के न्यायालय बंद हो जाने चाहिए। ऊपर से यूपी के एक मंत्री कह रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या एक आसमानी फैसला है, कुदरत का फैसला है। सुरेश खन्ना जी ने ऐसा कहा है। सुरेश खन्ना जी से सवाल होना चाहिए कि यदि आसमानी फैसले इस तरह से आ ही रहे हैं, तो फिर न्यायालयों और पुलिस की व्यवस्था की क्या जरूरत है? समाप्त करिए सबको। आखिर जनता के लाखों करोड़ों रुपए इन पर क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? समाप्त कर दीजिए पुलिस का सिस्टम, खत्म करिए न्यायालय, और फिर जब यह सब कुछ नहीं रहेगा तो आप मंत्री क्यों रहेंगे? आपको भी हटाइए, आसमानी फैसलों के से राज्य चलने दीजिए। जानकारों का यह भी मानना है कि इस तरह की घटना के बाद नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल से लेकर मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर सवाल नैतिकता का है, नैतिकता होनी चाहिए। जिस घटना पर राज्य सरकार को शर्म महसूस करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वो राज्य सरकार और उसके लोग खुद इस घटना पर, इस जघन्य अपराध पर, सरेआम इस अपराध पर अपनी ही पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें भरपूर साथ गोदी मीडिया का मिल रहा है। गोदी मीडिया को यह सवाल करना चाहिए कि यूपी की कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। गोदी मीडिया और उसकी बड़ी बड़ी महिला कलाकार, माफ करिए महिला एंकर, शूट आउट एड झांसी कर रहे हैं। यानी कि पूरी फिल्म चल रही है, पिक्चर बनाई जा रही है कि कैसे अतीक के बेटे की हत्या की गई, इसका फिल्मांकन किया जा रहा है। इन मैडम की तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए और पीछे बुलेट प्रूफ जैकेट वाले कलाकारों को भी देख लीजिए। पीछे वाले कलाकार ही होंगे, पुलिस वाले तो होंगे नहीं, लेकिन कौन है हमें नहीं पता है। क्या इस कारनामे में आपको किसी भी रूप में पत्रकारिता नजर आ सकती है? वैसे भी इन लोगों पर अब सवाल उठाना वाजिब नहीं रह गया है, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दी है। क्या इनके कारनामों में आपको किसी भी रूप में पत्रकारिता नजर आ सकती है? देखिए किस तरह से एक बार फिर से एनकाउंटर के बाद दोबारा एनकाउंटर किया जा रहा है। कहां तो इनका काम था उस एनकाउंटर पर सवाल उठाना, सत्ता से सवाल करना, लेकिन ये लोग खुद उसके समर्थन में अनेक चीजें कर रहे हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए। वैसे भी इन लोगों पर अब सवाल करना वाजिब नहीं रह गया है, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दी है और बता दिया है कि दरअसल सत्ता की दलाली करना, लोगों का ध्यान भटकाना, असली मुद्दों पर चर्चा ना करना, देश की महत्वपूर्ण खबरों को दबाना, बेकार की खबरों को उछालना, ये सब इनकी मजबूरी है। और वो मजबूरी है पैसे की। पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने किसी कार्यक्रम में गोदी मीडिया की प्रमुख एंकराओं में से एक रूबिका लियाकत और एक अन्य महिला एंकर वहां बैठी थी, उनसे पूछ लिया कि देश में कितनी बड़ी बड़ी खबरें देश के लिए महत्वपूर्ण आती हैं, मगर आप लोग हमेशा बेमतलब की चीजें क्यों दिखाते हैं? हालांकि इस वीडियो क्लिप में इस छात्र ने कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि हो क्या रहा है, इसीलिए उन सबको बताने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गोदी मीडिया के महिला एंकर ने जवाब क्या दिया है। पूरा सवाल सुनने से पहले ही मैडम कहने लगी कि मैं समझ गई आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझे समझ में आ
कहा गया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। महिला एंकर ने कहा कि आपने जो सवाल उठाया है, जो बात कही है, वो 100% सही है। असली खबरें हम नहीं दिखाते हैं, बेमतलब की चीजें दिखाते हैं। उसके पीछे जो कारण है उसको समझ लीजिए और उसे गंभीरता से समझ लीजिए। देश के लिए जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हिंदी न्यूज चैनल पर जगह नहीं बना पाती, और ये बात सिर्फ आज तक या एबीपी न्यूज या फिर किसी एक न्यूज चैनल की नहीं है। आप तमाम हिंदी न्यूज चैनलों की खबरों को उठाकर देख लीजिए, आपको इस तरह की खबरें नहीं दिखेंगी, यानी देश के हित की खबरें नहीं दिखेंगी, असली खबरें नहीं दिखेंगी। और इसका बेसिक कारण है न्यूज चैनल का रेवेन्यू मॉडल, यानी कि पैसे के लिए हमारी मजबूरी है कि टीआरपी वाली खबरें दिखानी है जिनसे ज्यादा माल कमाई हो सके। यानी कि गोदी मीडिया में कहीं भी मीडिया का कोई लक्षण बचा नहीं है, ये सरेआम ये लोग खुद ही अपनी जबान से स्वीकार कर रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ धंधे पर है। इसीलिए हम भी आपको बार बार कहते हैं कि जो भी मीडिया संस्थान राजनीतिक दलों और धन्ना सेठों के भरोसे चलेगा वो उन्हीं की बात करेगा, जनता की बात कभी नहीं करेगा। मीडिया के नाम पर पूरे देश के साथ हिंदी न्यूज चैनल किस तरह की ठगी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और आगे भी देश का कितना बंटाधार करते रहेंगे, बस देखते जाइए। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। संभव हो तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।